हे हाय। तो आज हम लोग बेसिकली टेस्ट इंजन का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कुछ चीज़ें देखने वाले। टेस्ट इंजन बेसिक फीचर्स है, जैसे प्रायोरिटी है, इनेबल इक्वल ट्रू और फॉल्स है, डिपेंड्स ऑन मेथड है, इन्वोकेशन काउंट है, पैरामीटर्स है, डेटा प्रोवाइडर ग्रुपिंग है। हर इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन वो डिपेंडली पूछते हैं। अगर आपका 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तो अगर टेस्ट इंजन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ सकते हैं इसके ऊपर का। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं प्रायोरिटी क्या चीज़ होती है। तो पहले पार्ट हम लोगों ने देखा था कि वो उसके जो भी टेस्ट इंजन फीचर्स है, बिफोर सूट वाले, बिफोर सूट, बिफोर टेस्ट, बिफोर क्लास, बिफोर मेथड, एट द रेट टेस्ट, वो एग्जीक्यूट कैसे होता है, इसका फ्लो कैसे होता है, राइट। नो हम लोग क्या देखने वाले इस केस में, अगर मान लो मेरे पास बहुत सारे टेस्ट केस है, 1 to 10 टेस्ट केस है, ऐसा हम कर लो। तो उसमें से पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा रन होगा, तीसरा कौन सा होगा, मैं इसकी प्रायोरिटी चेंज किया तो क्या होगा, और उसके मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखेंगे हम लोग। ठीक है, पहले हम लोग ये देखते हैं, फिर हम लोग वन बाय वन आगे बढ़ते हैं। तो पहला हम लोग होते हैं, लेते हैं प्रायोरिटी। तो ये अपना फर्स्ट टॉपिक है प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी विल अज्यूम अपने पास 1 to 3 टेस्ट केसेस लेते हैं, 3 टेस्ट केसेस कंसिडर करते हैं। उन टेस्ट केस के नाम ऐसे लेते हैं, TC_1, TC_2 और TC_3, राइट। मैंने इनको प्रायोरिटी सेट नहीं कर रहा। तो पहला पहला टॉपिक का होगा अपना, जो टॉपिक 1 होगा, विथ नो प्रायोरिटी सेट। मतलब मैंने अगर किसी को भी प्रायोरिटी सेट नहीं किया तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, तो उसके बारे में पहले देखते हैं। तो मान लो मेरे पास एक टेस्ट केस है, तो यहाँ पे मैं लिखता SYSO system.out.println, TC_1। अब इसको एग्जीक्यूट करूंगा, इसके बाद TC_2 लेता हूँ, TC_3 लेता हूँ, इसको 2 लिखता हूँ, इसको मैं 3 लिखता हूँ, सॉरी इसको 2, ये मेरा 3 होगा। ठीक है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो रन कौन से पहला होगा। देखो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, पहले रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। देखो मेरा एग्जीक्यूशन कैसे हुआ। ओके 1 सेकेंड, मैंने ये लिखना भूल गया। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट, इससे ही पता चलता है कि ये हमें रन करना है। मतलब ये टेस्ट केस है, उसका नाम है, तो इसको मैं रन कर देता हूँ। देखो अगर उसने पहले रन कौन सा किया, TC_1 किया, फिर उसने TC_2 किया, TC_, किया। इसका सीक्वेंस से कुछ लेन देन नहीं, उसने पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। अभी आपको डाउट आया, अगर ये इसने टॉप टू बॉटम किया रन है, ऐसा आपको भी आपका डाउट आता होगा। तो इससे उससे कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। देखो फिर भी उसने कैसे किया, पहले TC_1 किया, फिर TC_2 किया, फिर TC_3 किया। ऐसा क्यों हुआ, मैंने इसका ऑर्डर भी चेंज किया मेथड लिखने का, फिर भी ऐसा हुआ है। इसका पीछे का लॉजिक ये होता है। तो इसके पीछे का जो फर्स्ट पार्ट हम लोग देख रहे हैं, जब हम डिफॉल्ट उसको कोई प्रायोरिटी नहीं देते तो होता क्या है, फिर हम लोग उसके बारे में देखते हैं कि उसका कैसे होता है वर्क। ठीक है, जब भी कभी आप किसी को प्रायोरिटी नहीं देते तो वो क्या करता है, उसको बैक एंड में उसकी प्रायोरिटी डिफॉल्ट 0 रख देते हैं। जैसे कि इस केस में ये तीनों का टेस्ट लेता मैं, मेरा वर्ड याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मेरा वर्ड याद रखो, मैं क्या बोल रहा हूँ। जब भी आप कभी भी प्रायोरिटी किसी को नहीं देते हो तो सबकी डिफॉल्ट, जिसको भी आप प्रायोरिटी नहीं दी है उसकी सबकी डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, राइट। याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके ओके, आपको याद रखना है। वन सेकंड, इसको क्या हुआ। ओके या होगा, 1 सेकंड। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ प्रायोरिटी लिखा क्या, नहीं यहाँ पे लिखा क्या, नहीं नहीं यहाँ पे लिखा, नहीं। तो डिफॉल्ट प्रायोरिटी सबकी क्या हो, 0 होगा। जब भी कभी प्रायोरिटी 0 होती है तो यहाँ पे एग्जीक्यूट कैसे होगा, ये अल्फाबेटिकली जाएगा, बेटिकल होगा। जैसे यहाँ पे देखो TC_1 है, TC_2 है, TC_3 है, राइट। पहले TC_3 लिखा, फिर TC_1 है, फिर TC_2 है। तो अभी दिक्कत ये आता है, इसमें से रन कौन सा होगा पहला,
देखो, तो ये दोनों, ये सबके ये कैरेक्टर सेम है, ये इसको कंफ्यूज, तो इसमें नहीं जाएगा, अंडरस्कोर भी सेम है, राइट। तो यहाँ भी ये इसमें कंपेयर कर, पहले ए रन करेगा, 1 वाला रन करेगा, फिर 2 वाला करेगा, फिर 3 वाला, वो ऑर्डर सिक्वेंसली करता है, लोअर टू हायर, राइट। तो इसीलिए इसका पहले ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये वाला, सॉरी, फिर ये वाला हुआ, फिर ये वाला रन हुआ। सबको समझ आए? जब भी कभी आप प्रायोरिटी देते नहीं हो तब के केस में, राइट है। तो इस केस में आपका रन क्या हुआ, आपका आंसर क्या आया, इसमें क्या आपको क्या सीखने को मिला, इट विल रन अल्फाबेटिकली, ये अल्फाबेटिकली रन हो जाएगा, राइट। अब मैं क्या करता, किसी एक को प्रायोरिटी दे देता, इसको एज्यूम करो मैं प्रायोरिटी 1 देता, प्रायोरिटी 0 दे देता, प्रायोरिटी, ओके इसका वर्ड देखते हैं क्या गलत है, ठीक है, मैंने गलत वर्ड लिखा, प्रायोरिटी इक्वल टू, मैं यहाँ पे 1 करता, ओके, इसको प्रायोरिटी में दे देता 2 देता, इसकी प्रायोरिटी क्या देगा, इसकी प्रायोरिटी में 3 देता। नाउ टेल मी आउटपुट क्या आएगा, पहले कौन सा रन होगा। देखो, जब अब अभी मैं क्या करूँ, मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ, तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है प्रायोरिटी का, प्रायोरिटी इक्वल टू 1, ये सबसे छोटा है, फिर ये, फिर ये, तो मतलब क्या होता, विथ प्रायोरिटी लिखता, विथ प्रायोरिटी। जब भी कभी मैं प्रायोरिटी देता तो स्टार्ट फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट। अब इंटरव्यू आपको ये वाला तो क्वेश्चन नहीं पूछे, क्योंकि इस सबको ये पता होता है इस केस में आपका आउटपुट कैसे रन होगा। तो पहले आपका ये 1 होगा, मतलब ये टेस्ट केस 3 होगा, फिर टेस्ट केस 1 होगा, फिर टेस्ट केस 2 होगा। देखते हैं हम आउटपुट क्या है अपना। देखो, पहले टेस्ट केस 3 हुआ, क्यों, इसकी प्रायोरिटी 1 थी, फिर टेस्ट केस 1 हुआ, क्यों, इसकी प्रायोरिटी 2 थी, फिर टेस्ट केस 2 हुआ, इसकी प्रायोरिटी 3 थी। अगर मान लो मैं यहाँ पे -2 डालता, नाउ टेल मी कौन सा रन होगा। इंटरव्यू ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है, ये वाला कॉम्बिनेशन। तो जैसे मैंने बताया था, प्रायोरिटी हमेशा कहाँ से रन होती है, हमेशा लोवेस्ट टू हाईएस्ट होता है। नाउ टेल मी इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, 1 है, -2 है, 3 है, तो सबसे छोटा नंबर क्या है, -2 है। उसके बाद बड़ा कौन सा है, 1 वाला है, फिर ये वाला। तो आपका आउटपुट क्या आएगा इसके में, TC1, TC2, TC3 एंड TC2। देखते हैं, इसको मैंने रन किया, देखो क्यों आया, ये TC1 क्यों आया, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी -1 थी। तो -2, 1 और 3 में -2 छोटा है, उसके बाद 1, फिर उसके बाद 3, तो इस वजह से आपका आंसर आ गया, राइट। अभी मैं क्या करता, इसको मैं -3 लिखता, ऐसा, -3 है, -2 और 3 है। तो अभी इसको मैं रन करता, तो कौन सा रन होता। नाउ टेल मी, -2 और -3 में सबसे छोटा कौन है, -3 सबसे छोटा है, बराबर ना, क्योंकि अगर ये मेरी नंबर लाइन है, जीरो, -1, -2 और -3, जो भी इसके राइट हैंड साइड पे होगा वो सारे बड़ा होगा। मतलब जैसे -1 0 में बड़ा कौन है, 0 बड़ा है, मतलब इस नंबर का ये राइट हैंड साइड पे बड़ा है। तो -3 और -2 में बड़ा कौन है, -2 बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन है, -3, तो ये पहले रन होगा, फिर ये रन होगा, फिर आई थिंक ये वाला रन होगा, राइट। तो इसी वे से, तो -3 सबसे छोटा है, तो टेस्ट केस 3 होगा, फिर टेस्ट केस 1 होगा, फिर टेस्ट केस 2 होगा। ये वाले क्वेश्चन डिफरेंटली पूछते हैं। देखो, पहले रन कौन सा, -3 वाला, मुझे टेस्ट केस 3 हुआ, फिर -2 वाला, तो टेस्ट केस 1 हुआ, फिर टेस्ट केस 2 हुआ, बराबर। अभी वो क्या करते हैं पता है, ये वाला क्वेश्चन समझ में है सबको। इसके बाद क्या करेंगे, ये इसका ये निकाल ही देंगे, बोलेंगे अभी ट्राई करो, अभी क्या होगा। और इसका मैं ना क्या करता, टेम्पररी -1 रखता, अभी क्या रन होगा। तो सबसे छोटा क्या आएगा। अभी इसमें क्या करा, मैं कॉम्बिनेशन लिख रहा, देखो मैंने कॉम्बिनेशन किया, एक को प्रायोरिटी, 2 को प्रायोरिटी दी और 1 को प्रायोरिटी दी ही नहीं। ओके, मैंने आपको एक वर्ड बोला स्टार्टिंग में, जब भी आप किसी को प्रायोरिटी नहीं देते तो इसका एज्यूम क्या करना, आपको 0 करना है। तो आपके पास 3 टेस्ट केसेस है, पहली की प्रायोरिटी -3 है, दूसरी की प्रायोरिटी -1 है, -1 ही है ना, लेट मी चेक,
-1 है, और दूसरा जो मतलब उसका मैंने प्रायोरिटी सेट नहीं किया तो इसका 0 आएगा। तो रन कैसे होगा, पहले -3 होगा, फिर -1 होगा, फिर 0 होगा, हुआ कि नहीं, इस वजह से रन होगा। तो आपको अरेंज करना है हर बार सिक्वेंसली। देखो पहले टेस्ट केस 3 हुआ, फिर टेस्ट केस 2 हुआ, फिर टेस्ट केस 1 हुआ। समझ में आया सबको? ओके, अभी मैं क्या करता, इसकी भी प्रायोरिटी हटा देता। अभी क्या आएगा, जैसे मैंने बताया था, जब भी कभी आप किसी को प्रायोरिटी नहीं देते उसकी प्रायोरिटी डिफॉल्ट 0 हो जाती है। तो इस केस में क्या होगा, इसकी प्रायोरिटी पहले -3 हो जाएगी, उसने क्या किया, इसकी प्रायोरिटी को -3 रखा, इसकी प्रायोरिटी को ये वाला जो है इसकी प्रायोरिटी को 0 रखेगा, और ये प्रायोरिटी को 0 रखेगा, राइट। अभी रन कौन सा होगा, तो अभी इन दोनों में कंफ्लिक्ट है। देखो पहले -3 वाला रन होगा तो आपका पहले TC3 का रन हो जाएगा। अभी जब इन दोनों में रन करने की बारी आती है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे दोनों का प्रायोरिटी सेम हुआ तो ये अल्फाबेटिक जाएगा, TC1 रन होगा या TC2 रन होगा, TC1 होगा, तो आपका आंसर TC_1 फिर TC_2 होगा। देखते हैं हम लोग इसको रन करते हैं, ठीक है। देखो पहले TC3 हुआ, फिर TC1 हुआ, फिर TC2, देखो वैसे ही लिखा है मैंने, राइट। ठीक है, अभी और कॉम्बिनेशन लेते हैं। अभी मैं क्या करता, यहाँ पे इसको कॉपी करता, इसको देता, इसको मैं 0 देता, ओके, इसको मैं 2 देता, चलो 3 देता। बराबर। अभी इस केस में क्या होगा, जैसे मैंने बताया था, तो आपको जस्ट अरेंज करो -3 0 और 3 असेंडिंग, छोटे से बड़ा, तो आपका पहला TC3 होगा, फिर TC1 होगा, फिर TC2 होगा, बराबर है। अभी उसके बाद क्या करोगे, आप इसको और चेंज कर सकते हैं, और इसके बाद क्या पूछ सकते हैं, ओके ये वाला हुआ। और एक चीज़ याद रखो, इस केस में इतना ही है, प्रायोरिटी के बारे में इतना ही है। तो अब इसमें कॉम्बिनेशन कौन से हुए, देखो, तो मैंने क्या किया, जब भी कभी आप कोई प्रायोरिटी सेट नहीं करते तो अल्फाबेट रन होता है, ओके। जब भी कभी एक और सीनरी जैसे लिया था हम लोगों ने, हमेशा वो लोवेस्ट हाई जाता है, तो मैंने क्या किया था, इसको एक की प्रायोरिटी -1 रखा था, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सेकंड था, तो ये मैंने -1 रखा, इसको मैं 0 रखूंगा, इसको मैं 3 रखूंगा, ठीक है। इस केस में रन क्या होगा, पहला -1 0 3 में सबसे छोटा कौन है, -1, तो आपका पहला पहले ये रन होगा, फिर ये रन होगा, फिर ये रन होगा, राइट। ओके, विथ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस केस में, ये मैं पूरा कॉपी करता हूँ, इसमें मैं क्या करता, एक की प्रायोरिटी निकाल देता, ओके। एक को -3 रखा, एक को -1 रखा, एक को 3 रखा, एक को कुछ भी नहीं रखा। जैसे मैंने बताया था, जब भी कभी आप किसी को प्रायोरिटी सेट नहीं करते और डिफॉल्ट उसको 0 लेता, तो आप अरेंज करो, पहला माइनस रन होगा, फिर 0 वाला, फिर 3 वाला, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें और एक कॉम्बिनेशन लेते हैं, मैं क्या करता, सिर्फ एक को रखता, इसका भी प्रायोरिटी निकाल देता और इसका भी निकाल देता। तो इस केस में कैसे रन होगा, जैसे मैंने बताया, इन दोनों को प्रायोरिटी नहीं, इसका मतलब इसको भी वो डिफॉल्ट 0 लिखेगा, इसको भी डिफॉल्ट 0 लिखेगा, तो -1 0 0, पहले ये तो रन हो जाएगा। अभी इन दोनों में कंफ्लिक्ट हो कौन सा रन होना है, तो दोनों का प्रायोरिटी सेम लेवल पे, तो अल्फाबेट जाए, तो TC_1 होगा, TC_2 होगा, ठीक है। सबको समझ में, ये वाला कॉन्सेप्ट, प्रायोरिटी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इतना ही है, इसके ऊपर आपको ये 3 4 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे आपको, जैसे मैंने आपको ये जो सिनेरियो दिए ना उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, ओके। ओके, अभी उसके बाद क्या होता है, एज्यूम करो समटाइम्स ऐसा होता है आपके पास 10 टेस्ट केसेस हैं, इतने लिखते बहुत हो जाएगा नहीं तो। ये मैंने लिखा TC_1 लिखा, 1 ये हुआ, 2 ये 2 हुआ, इसको मैं 3 लिखता, 3 के बाद ये 4 हो जाएगा,
ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 8, ये 9 और 10। ठीक है, इसको भी, इसको रहने दो टेम्पररी, लिखना पड़ेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और इसका 1। ठीक है, अभी मान लो, अभी इंटरव्यू क्या पूछता है पता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, अगर एज्यूम मेरे पास 100 टेस्ट केसेस हैं, मुझे इस 100 में से मुझे बस 8 टेस्ट केसेस रन करने हैं, 8 टेस्ट केसेस रन करना है और 2 को रन नहीं करना, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे? तो आप क्या बोलोगे पता है क्या? उसको 2 वे बोलते हैं, एक होता है ग्रुपिंग वाला वे होता है जिसको हम बाद में देखने वाला, और एक होता है इनेबल इक्वल टू ट्रू और फॉल्स। इसका मतलब होता है मुझे जिसको भी रन नहीं करना है, देखो मैं वहाँ इन बाय डिफॉल्ट इसका जो होता है इनेबल ट्रू होता है, इनेबल इक्वल टू मैं बस फॉल्स कर दूंगा, इनेबल्ड। जैसे मैंने बताया, मेरे पास एज्यूम करो मेरे पास 10 टेस्ट केस है, मुझे 10 में से ये 2 टेस्ट केस रन नहीं करना, TC1 एंड TC2 को मुझे रन नहीं करना, तो मैंने क्या किया, इनेबल इक्वल टू फॉल्स लिखा। इसका मतलब क्या हुआ, ये 10 में से बस ये 2 टेस्ट केस रन नहीं होंगे, बाकी सारे रन हो जाएंगे। देखना है हम लोग, देखो 1 और 2 रन नहीं होगा, और बाय डिफॉल्ट सबका ट्रू होता है क्योंकि यहाँ पे मैंने इनेबल इक्वल कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट उसने इनेबल ट्रू लिखा। देखो उसने कहाँ से स्टार्ट किया, 10, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, और एक क्वेश्चन है, एक अच्छा हुआ याद है, अभी वो क्या करते हैं पता है कि इंटरव्यू देते, तो उसने क्या किया देखो, TC2 आपको लगता है TC2, TC3, TC4, TC5, इन सब में ये वाला टेस्ट केस पहले क्यों रन हुआ? देखो ये वाला टेस्ट केस क्यों रन हुआ, तो इसके पीछे का लॉजिक ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी ये भी पूछते हैं। तो मेरे पास TC_10 है, TC_9 है, TC_8 है, और TC_ ओके TC लिखते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं। तो जैसे मैंने बताया, और इस केस में क्या आ जाएगा, अल्फ़ाबेटिक जाएगा, तो इसको ये मिला, ये सेम है तो इसके बेसिस पे नहीं करेगा, ये मिला इसके बेसिस पे सेम है, ये भी सबका सेम है। अब इन में जाएगा, ये 1, 9 और 8 में सबसे छोटा कौन है रे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी उसको कंफ्यूजन मिला, तो इसमें ये 2 तो रन नहीं होंगे। अब इसके और इस केस में, इसमें 0 को उसने कंसिडर किया, इसको कंसिडर नहीं किया, राइट। तो आपका इसीलिए ये टेस्ट केस 10 पहले रन हुआ, अगर आप ऑब्जर्व करोगे आउटपुट में, तो ये भी कभी कभार क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेरा पहले टेस्ट केस 10 हुआ, फिर टेस्ट केस 3 हुआ, क्यों टेस्ट केस 1 क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे का लॉजिक यही है कि मैंने टेस्ट केस 1 के लिए मैंने क्या किया था, इनेबल इक्वल टू फॉल्स किया था 1 और 2 के लिए। ठीक है, अभी मैं इसको निकाल देता, मतलब 10 में से कितने टेस्ट केस रन होना चाहिए, 10 में से मैंने सिर्फ एक को रखा इनेबल इक्वल टू फॉल्स, तो मेरा सिर्फ 9 टेस्ट केस रन होना चाहिए। तो देखो पहला टेस्ट केस 1 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 3 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि इन दोनों में उसने क्या किया, पहले इसको प्रायोरिटी दी फिर इसको दी, क्योंकि इन सब में देखो ये सब के अंडरलाइन तो सबका सेम है, तो अब ये इस नंबर के बेसिस देगा, तो 1 आएगा फिर ये आएगा, ऐसा करता है। ठीक है, ये वाला पार्ट हुआ सबका समझ में, इनेबल इक्वल टू और इनेबल टू। ओके, मुझे प्रायोरिटी के ऊपर 2 चीज़ें और एक चीज़ बताना था, कभी कभार ऐसा होता है और थोड़ा उल्लू बनाते हैं हमें। अगर मान लो मेरा एक कैपिटल ए है, यहाँ पे मैं कैपिटल ए लिखता, और यहाँ पे मेरा कैपिटल, यहाँ पे मैं स्मॉल बी लिखता, स्मॉल ए लिखता, इन सब का प्रायोरिटी निकाल देता, ये निकाल देता, तो मतलब इसका मतलब क्या, ये टेस्ट केस रन होगा एट एनी कॉस्ट। नाउ टेल मी कौन सा रन होगा पहला, देखो कैपिटल ए भी या स्मॉल ए भी, अभी कन्फ्यूजन हुआ कि नहीं, तो देखो पहले कैपिटल ए रन होगा फिर स्मॉल ए रन होगा, ऐसा क्यों होता है वो भी मैं बताता हूँ। पहले क्या हुआ, कैपिटल ए हुआ फिर कैपिटल बी हुआ, अभी मैं क्या करता और एक टेस्ट केस ऐड करता हूँ, कैपिटल बी वाला। नाउ टेल मी कौन सा रन होगा, अभी शायद से बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि कैपिटल ए फिर स्मॉल ए, ऐसा लगेगा बहुत लोगों को, पहले कैपिटल ए होगा फिर स्मॉल ए होगा फिर कैपिटल बी, नहीं, तो आपका आंसर होना चाहिए कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल ए होगा। ऐसा कि वो उसके पीछे का लॉजिक है, ये भले अपने लिए अल्फ़ाबेटिकली ये पहले फिर ये दिखेगा, बट ऐसा नहीं होता।
ये पीछे बैकएंड में एक ASCII कोड नाम की कंसेप्ट होती है, शायद आपको पता, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ कुछ तो है इसका फुल फॉर्म, राइट। तो इसका ASCII कोड क्या है, इसका ASCII कोड है 65 है, इसका कुछ तो 98 है, और इसका कुछ तो इसका 66 है। नाउ टेल मी, इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है, ये है, इसीलिए ये रन हुआ। फिर रन क्या हुआ, फिर ये रन होगा, फिर रन क्या होगा, ये रन होगा। देखना है, याद रखो, कभी कभार ये भी पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, बन जाएगा। पहले कैपिटल ए हुआ जिसका ASCII कोड 65, फिर कैपिटल बी उसका ASCII कोड 66 है, और स्मॉल है क्यों, उसका कैपिटल ASCII कोड क्या है 98 है, इसीलिए ये वाला रन हुआ। ठीक है, और मैंने जैसे बताया था वो वाला प्रायोरिटी इक्वल टू, उन्होंने क्या रखा, 10 रखा, फिर प्रायोरिटी इक्वल टू 1 रखा, ओके, और इसको कुछ भी नहीं रखा। तो इस केस में रन कौन सा होगा, देखो मैंने गलती किया कुछ तो नहीं, मैंने गलती किया कि अंडरस्कोर चाहिए था, अंडरस्कोर 10 चाहिए था। ओके, यहाँ पे मैं A_1 लिखता, यहाँ पे A_ मुझे 3 लिखना है, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ _10 A_1, यहाँ पे लिखता A_3। इस केस में रन क्या होगा, देखो अभी जैसे एग्जीक्यूशन होगा, मैं इसका सबका मैंने प्रायोरिटी निकाल दिया, मैंने क्या किया, मैंने सबका प्रायोरिटी निकाल दिया है। तो इस केस में क्या होगा, सबके डिफॉल्ट प्रायोरिटी 0 हो जाएगा, तो ये अल्फ़ाबेटिकल जाएगा। देखो सबका A_1 है, A_ है, तो इसकी वजह से नहीं करेगा। फिर नाउ वो 1, ये 1 और 3 में कंपेयर करेगा, तो पहले कौन सा रन होगा, ये रन होगा, फिर ये रन होगा, फिर ये रन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू में कभी कभार पूछेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे हमेशा याद रखो, ये हमेशा वाइड ही इसका रिटर्न टाइप है। मैं इसका अभी इंट करूँगा ना तो एरर थ्रो करेगा, याद रखो। देखो शुड हैव रिटर्न चेंज रिटर्न टाइप टू वाइड, वो बोल रहा है। अभी यहाँ पे है हमेशा पब्लिक होता है, अगर इसको मैं प्राइवेट भी कर दूंगा ना शायद से इश्यू मारेगा, नहीं किया, ठीक है, इश्यू चलता है, मतलब पब्लिक प्राइवेट भी चलता है, ये भी कभी कभार पूछ सकते हैं आपको, तो याद रखना आपको। ये प्राइवेट किया मतलब ये इसी क्लास के लिए, आप इसको कहीं और नहीं कॉल कर सकोगे। ठीक है, सबको समझ में इसके बारे में। देखो हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़े अभी तक, प्रायोरिटी वाला चीज़ पढ़ा था, और इनेबल इक्वल इनेबल ट्रू और इनेबल फॉल्स। ओके, अभी इंटरव्यू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि मान लो मेरे पास 4 टेस्ट केसेस है। देखो 4 टेस्ट केस है, एक है TC_है, TC_2, TC_3, TC_4 है। लेकिन मुझे क्या चाहिए पता है, ये जो TC टेस्ट केस 2 है ना, ये टेस्ट केस 1 जब पास हो तभी मेरा टेस्ट केस 2 एग्जीक्यूट होना चाहिए, चालू होना चाहिए, राइट। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। और टेस्ट केस 3 कब होना चाहिए, जब मेरे ये दोनों के दोनों टेस्ट केस, अब इसको उल्टा करते हैं, जब टेस्ट केस 3 कब एग्जीक्यूट होगा, व्हेन माय टेस्ट केस 2 विल पास। टेस्ट केस 3 कब पास होगा, एग्जीक्यूट कब होगा, जब व्हेन माय टेस्ट केस 3 विल स्टार्ट एग्जीक्यूट, पास हो जाएगा। तो इसके लिए एक फीचर दिया है उन लोगों ने, इन लोगों ने दिया हुआ है डिपेंड्स ऑन मेथड्स। क्या दिया है, डिपेंड्स ऑन मेथड। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं वो कैसे होता है। तो टेस्ट केस मान लो ये टेस्ट केस 1 है, मैं इसका भी थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, 10 हुआ, 1 हुआ, ओके। अपने इसके लिए इसको प्रॉपरली लिखता सीक्वेंस, तो आपको थोड़ा जल्दी पता चलेगा। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ। ठीक है, जैसे मैंने बताया इसका पहले ये रन होगा, फिर रन होगा, फिर ये रन होगा। तभी मैं क्या कर रहा हूँ पता है क्या, इसके ऊपर मैं डिपेंड्स ऑन मेथड डाला, इक्वल टू, तो इसका मेथड का नाम लिखना A_1। इसका शायद कुछ तो गड़बड़ किया हुआ है, चेंज टू डिपेंड्स ऑन मेथड, ये लिखा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब टेस्ट केस 2, ये A_2 कब रन होगा, जब आपका ये टेस्ट केस पास हो जाएगा। याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी मैं इसको दोनों सिनेरियो बनाता हूँ, इसको देखो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पास करता हूँ, जब इसको सिंपल रन लेता तो आपको इस केस में तीनों के तीनों टेस्ट केस रन हो जाएंगे।
देखो टेस्ट केस 1 भी रन हुआ, टेस्ट केस 2 भी हुआ, टेस्ट केस 3 भी। अभी मैं इसको फेल करता हूँ। तो अभी के लिए टेम्पररी हम लोग क्या करते हैं, इसका फेल करने का तरीका है असर्ट डॉट असर्ट। अभी ये हम लोग बाद में देखेंगे। असर्ट डॉट असर्ट इक्वल, यहाँ पे मैं ट्रू कॉमा फॉल्स लिखते हैं। याद रखो एक सिंपल आपके लिए अभी टेम्पररी ये बोलता है, जब भी कभी ये लाइन एग्जिट होगा तो ये कंसिडर करके ये फेल है। नाउ टेल मी, अगर ये टेस्ट केस फेल है तो ये टेस्ट केस एग्जिट होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट केस कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपका ये टेस्ट केस रन 1 होगा। जैसे कि इस केस में आपका टेस्ट केस 1 पास हुआ, इसीलिए आपका टेस्ट केस 2 रन हुआ। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, देखो इसके दो सिर्फ एक ही टेस्ट केस रन हो जाएगा। देखा आपका टेस्ट केस 1 क्या हुआ, फेल हुआ, इसीलिए उसने क्या किया, टेस्ट केस 2 को रन ही नहीं किया। उसने क्या किया, उसे स्किप किया दिया। देखो देखो उसने क्या किया, टेस्ट केस कितने रन हुए, 3 रन हुए, जिसके साथ पहला टेस्ट केस मेरा फेल हुआ इसीलिए मेरा टेस्ट केस 2 रन हुआ क्या? नहीं, क्योंकि इसने हम लोगों ने यहाँ पे बोला कि भाई ये अगर पास होता है तभी इसको रन कर। इसीलिए क्या किया इसने इसको स्किप किया इसलिए इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्किप हुआ। देखो एक मिनट, स्किप हुआ कि नहीं, देखो इसीलिए आपका टेस्ट केस 2 स्किप, क्योंकि ये भी स्किप हुआ, ये पास नहीं हुआ इसीलिए ये भी पास नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए इस केस में क्या हुआ, आपका ये टेस्ट केस फेल हुआ, ये टेस्ट केस और ये टेस्ट केस, ये 2 टेस्ट केस स्किप हुए, इसीलिए आपका यहाँ पे आ जाएगा फेलियर 1 आया, स्किप्स 2 आया। सबको समझ में कैसे करते हैं हम लोग? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट। तो इंटरव्यू क्या पूछता है पता है क्या? अगर मान लो मेरे पास कोई टेस्ट केसेस है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो तुम लोग उसको कैसे मैनेज करोगे? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आई विल यूज़ द डिपेंड्स ऑन अ मेथड। तो डिपेंड्स ऑन मेथड से क्या होता है, आप जिसका भी मेथड का नाम लिखते हो अगर वो टेस्ट केस पास होता है तभी उसके ऊपर वाला उसका डिपेंडेंट मेथड पास हो जाएगा। जैसे कि इस केस में ये टेस्ट केस अगर पास होता है तभी आपका ये टेस्ट केस पास हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। स्किप याद रखो, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। स्किप फेल नहीं मार करेगा, स्किप करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इंटरव्यू पूछेगा तो क्या होगा, तो आप बताओगे ये टेस्ट केस स्किप हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में? डिपेंड्स ऑन मेथड इतना ईजी है। अब ये डिपेंड्स ऑन मेथड ऐसा होता है कि आप एक ही चीज़ के ऊपर नहीं हो सकते। जैसे कि अभी मान लो मैं इसको ये निकाल देता हूँ और इसको ऐसा लिख सकता हूँ, A_1 लिखता हूँ। एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ की मैंने। देखो इसका मतलब क्या है, देखो टेस्ट केस 3 कब रन होगा, जब आपका टेस्ट केस 1 एंड टेस्ट केस 2 दोनों भी पास हो जाएंगे तभी। जैसे इस केस में अभी क्या हो रहा है, ये मेरा फेल है, ये मेरा पास है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपका पास होना चाहिए। देखो देखते हैं, तो इस केस में 2 टेस्ट केस रन होगा, उसमें से एक पास होगा एक फेल होगा। देखो 3 टेस्ट केस रन हुए टोटल, इसमें से एक पास है, एक फेल है और एक स्किप है, बराबर। क्यों स्किप है, क्योंकि इसमें से दोनों पास होना चाहिए तभी ये रन होता। अभी मैं इसको कमेंट करता, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए भी टेस्ट केस पास हो जाएगा, ए भी टेस्ट केस पास, ये 2 टेस्ट केस पास स्टेटस में है, पास स्टेटस में, इसीलिए ये भी पास हुआ। देखते देखो 3 टेस्ट केस पास और तीनों के तीनों पास हुए। समझ में? आप इसको एक के नहीं मल्टीपल भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इस केस में। ठीक है, सबको समझ में? इनेबल इक्वल टू इनेबल सॉरी डिपेंड्स ऑन मेथड वाला। ओके, इसके बाद वाला जो पार्ट आता है वो आता है इन्वोकेशन काउंट। ओके, अभी इंटरव्यू क्या पूछेगा पता है, अगर मान लो मेरे पास एक टेस्ट केस, ये वाला टेस्ट केस है राइट, और मुझे ये टेस्ट केस 10 बार रन करना है। कितनी बार रन करना है, 10 बार रन करना है। तो मैं इसको कैसे करूँगा, तो आप क्या करोगे, उसको बोलोगे आई विल यूज इन्वोकेशन काउंट इक्वल टू 5 लिखता। इसका मतलब क्या होगा, ये टेस्ट केस कितनी बार रन हो जाएगा, 5 बार। देखो देखना है, अगर मैं इसका इन्वोकेशन काउंट नहीं रखता तो क्या होता, देखो इसको सेव करता और रन करता, कितनी बार हुआ, एक ही बार हुआ। अब इसको मैं निकाल देता, इन्वोकेशन काउंट कितनी बार रन होगा, अभी ये 5 लिखा है तो 5 आ रहा है कि नहीं, 5 बार रन हुआ। देखो ये 5 A_1 5 बार हुआ, इसको अभी मैं 6 कर देता, तो कितनी बार रन होगा फिर अभी ये। तो इंटरव्यू कभी कभी पूछता है, मान लो अगर मुझे कोई टेस्ट केस है, एक ही टेस्ट केस है, मुझे उसको बार बार रन करना है,
तो मैं क्या करूँगा, बस उसको इन्वोकेशन काउंट डाल दूँगा, बस काम ख़त्म। ठीक है, इतना इतना सिंपल है। तो कभी कभी ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आता है पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है पता है कि एक पैरामीटर भी एक एनोटेशन ही है टेस्ट एनजी का। इसका बहुत यूज़ है एक्चुअली। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं पता है क्या, मुझे जो भी पैरामीटर रन करना है तो इसको मैं कहीं और डिफ़ॉल्ट कर सकता हूँ टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल में, और उसको वहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। जिसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे कि आपको ये पता है, आपको क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग पता होगा। क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग मतलब कैसे होता है, मेरे मान लो एक टेस्ट केस है और मुझे ये टेस्ट केस मल्टीपल ब्राउज़र पे ऊपर रन करना है। जैसे आज मैं क्रोम पे करूँगा, इन फ्यूचर में शायद मुझे आई पे रन करना है, उसके बाद शायद मुझे मोजिला पे रन करना पड़ेगा। तो मैं इसको कैसे मैनेज करूँगा, तो मैं क्या पूरा कोड रन करूँगा, या फिर मुझे नया टेस्ट सेट बनाऊँगा, क्या नया सूट बनाऊँगा, क्या क्रोम के लिए अलग, आई के लिए अलग, इसके लिए अलग नहीं। तो आप उसको क्या करोगे पता है, इसको आप दो वे कर सकते हैं। इसको कॉन्फ़िग फाइल में डाल दो, कॉन्फ़िगर प्रॉपर्टी जो अब मैं बाद में नेक्स्ट बनाऊँगा, या फिर इसको पैरामीटर दे दो। ठीक है, ये पैरामीटर देने का बेस्ट वे। तो आपको क्या करना पड़ता है पता है, इस पैरामीटर अगर आपको कुछ अचीव करना है इस पैरामीटर वाला, तो आपको हमेशा तीन चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो पहले आपको क्रिएट करना पड़ता है टेस्ट एन जी डॉट एक्स एम एल, क्रिएट टेस्ट एन जी डॉट एक्स एम एल फाइल। ओके, उसके बाद उसमें वो पैरामीटर डालना पड़ता है। कौन सा पैरामीटर है, ऐड दिस पैरामीटर, ऐड पैरामीटर इन टेस्ट एन जी डॉट एक्स एम एल। तीसरा पॉइंट होता है कॉल दैट पैरामीटर इन क्लास फाइल। ओके, चौथा पॉइंट होता है पास दैट पैरामीटर टू दी मेथड। ठीक है, ये चार चीज़ें करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कैसे करना है। पहले हम लोग पैरामीटर करके, जैसे मैंने स्टेप बताया, तो पहला टास्क क्या होगा, मैं किसको निकाल देता टेम्पररी। मैं इसका एक छोटा सा कोड लिख लेता, मेरे पास कोई कोड है छोटा सा। देखो, मैं एक छोटा सा कोड लिखा, एडिट टेस्ट मतलब मेरा टेस्ट केस है, जिसके अंदर मुझे एक ब्राउज़र सेट करना है। क्रोम है, आई है, मोजिला है, और ये पैरामीटर का पैटर्न है, मुझे इस पैरामीटर को कॉल करना है। तो जैसे मैंने बताया, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसकी टेस्ट एन जी डॉट एक्सएमएल फाइल क्रिएट करूँगा। तो टेस्ट एन जी डॉट एक्सएमएल कैसे करते हुए बताता, ये मान लो डी एफ एफ ये वाला क्लास है, मुझे इसका टेस्ट एन जी फाइल क्रिएट करना है। तो आपको फाइल को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, और नीचे जाना है, कन्वर्ट टू टेस्ट एन जी करना है, और आपको सिर्फ फिनिश करना है। देखो, इसका नाम जो भी है टेस्ट एन जी है, इसका 1 2 डाल दो, 1 2 ऐसा कुछ भी नाम डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला फाइल यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेस्ट एन जी डॉट एक्सएमएल, इसके नीचे टेस्ट 1G 1 2 है फाइल में। देखो, मैं इसका फिनिश कर देता, आएगा ना टेस्ट 1G 1 2। ये फाइल आपको ओपन करना है, और आपको यहाँ पे वो फाइल का नाम डालना है, जैसे कि ये वाला मैं भी देता हूँ पैरामीटर, ऐसे लिखना पड़ता है, इसका पैटर्न है। तो ब्राउज़र की वैल्यू क्या है, आई है। अभी मैं आपको इस फाइल को रन करना पड़ेगा, जैसे अभी टेम्पररी इसको रन कर दिया टेस्ट एन जी डॉट एक्सएमएल। अभी मैं यहाँ पे क्या करता, इसको मैं ब्रेक पॉइंट लगा देता। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू देख, इसको क्लोज करता हूँ, इसको मैं डिबग करता हूँ, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। देखो, इसका मैं डिबग करूँगा। अब इसकी वैल्यू क्या है, देखो इस ब्राउज़र की वैल्यू का आई है, तो अभी ये मेरा टेस्ट केस आई पे रन हो जाएगा। देखो, दिखाता हूँ मैं आपको, ब्राउज़र की वैल्यू क्या है, देखो आई। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं वेब ड्राइवर इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करने का कोड लिखूँगा। अभी मैंने क्या लिखा है, अभी जस्ट नॉर्मल लिखा है, तो आपको आइडिया आ जाएगा। हो गया आपका, जिस इज आई मतलब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करने का कोड लिखोगे, हो गया आपका। अगर इन फ्यूचर में बोला है ना, एक काम करो, ये आपका टेस्ट केस है ना, ये वाला पूरा ऐसे 100 वाला टेस्ट केस है, एक काम करो, इसको आप क्रोम पे रन करो। तो आप अभी क्या करोगे, ये पूरा कोड पूरा कॉपी करोगे नहीं, मैं बस इसमें जाके इस पैरामीटर का जो ब्राउज़र का नाम है, आई की जगह सिर्फ क्रोम करूँगा, हो गया मेरा काम। अभी अभी जब भी कभी इन फ्यूचर में रन होगा, किसके ऊपर रन होगा, क्रोम के ऊपर, देखना है। देखो, इसका नाम क्या है, अभी क्रोम आया कि नहीं, पहले आई पे रन होता, अभी क्रोम पे रन होगा। इसी वजह से सारी चीज़ें चलती रहती है।
इसके बाद मैं मॉड्यूल डाल दूँ मॉड्यूला। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, इस पैरामीटर का फ़ायदा क्या होता है, क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग के लिए मोस्टली ये यूज़ होता है। आप कोई भी पैरामीटर डाल सकते हो और उसका काम कर सकते हो। ठीक है, सबको समझ में आया चीज़, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो अभी इंटरव्यू में क्या पूछेंगे पता है इसके ऊपर क्वेश्चन। एज्यूम करो कि मेरे पास एक टेस्ट सूट है जिसमें 100 टेस्ट केसेस है। आज मैं इसको क्रोम पे यूज़ रन कर रहा हूँ, फ्यूचर में इसको आई पे करूँगा, फिर मैं ये मॉड्यूल पे करूँगा। तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे? तो मैं आप क्या बताओगे, आप उसको बोलोगे ओके तो मैं क्या करूँगा, उस जो भी टेस्ट सूट है मैं उसका testng.xml करूँगा, उसमें पैरामीटर पास करूँगा, राइट, ये पैरामीटर पास करूँगा। और जहाँ पे मेरा लॉगिन का कोड होता है उसमें ये सिर्फ कॉल करूँगा इस पे से। तो आपका ऑटोमेटिक इसकी जो भी वैल्यू है ऑटोमेटिक इधर आ जाएगी, हो गया काम। इतना वो इजी है। ठीक है, सबको समझ आए पैरामीटर का कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैरामीटर का। तो पैरामीटर से आपको कुछ डेटा भी डाल सकते हो, कुछ किसकी वैल्यू की एडिशन करना है वो भी कर सकते हो, आपके ऊपर कॉल है बस पूरा का पूरा। ठीक है, ये था पैरामीटर था। ओके, उसके बाद वाला टॉपिक देखते हैं हम लोग क्या होता है। आई थिंक वो ग्रुपिंग वाला टॉपिक है। एक सेकंड लेट मी चेक, हम लोगों ने क्या लिया था। ओके, हम लोगों ने डेटा प्रोवाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा प्रोवाइड। डेटा प्रोवाइड होता क्या है मैं पहले आपको बताता क्या लॉजिक है। देखो, इसके ऊपर एक सेपरेट फ्रेमवर्क होता है, डेटा डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क, आपने कभी नाम सुना होगा शायद से, डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क। ये आपको ये फीचर आपको करके देता है डेटा ड्रिवन डेटा प्रोवाइडर। तो इसका एक लॉजिक बताता क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। मान लो मेरे पास एक लॉगिन का पेज है जिसमें यहाँ पे यूज़र नेम है, यहाँ पे पासवर्ड है और यहाँ पे लॉगिन बटन है। यूज़र नेम है, यहाँ पे पासवर्ड है। अगर किसी ने आपको बोला कि एक काम करो, अभी आप ये वाला फंक्शन आप टेस्ट करो, तो आप क्या करोगे, करेक्ट यूज़र नेम डालोगे। तो यहाँ पे मैं टेम्पर ऐसा लेता हूँ, यूज़र नेम, यहाँ पे पासवर्ड लिखता हूँ। तो आप क्या करोगे, करेक्ट यूज़र नेम करेक्ट पासवर्ड डालोगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। आप करेक्ट यूज़र नेम रॉन्ग पासवर्ड डालोगे, लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे, आपका लॉगिन नहीं होना चाहिए, कुछ तो एरर मैसेज करोगे, आप वो वेरीफाई करोगे। रॉन्ग यूज़र नेम करेक्ट पासवर्ड डालोगे, लॉगिन पर क्लिक करोगे, आपका लॉगिन नहीं होना चाहिए। दोनों भी रॉन्ग डालोगे, क्लिक करोगे, लॉगिन नहीं होना चाहिए, राइट। अगर आप ये फ्लो अगर देखोगे इसमें तीन ही ऑप्शन कर रहे हैं हम लोग, यूज़र में डाल रहे, पासवर्ड डाल रहे, लॉगिन के ऊपर क्लिक कर रहे, राइट। ये तीन ही चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, राइट। ओके, तो इस केस में आपका ये क्या हुआ, आपका आपका मेथड तो सेम ही है, देखो मेथड और एक्शन तो सेम ही है, बस आपको चेंज क्या हुआ, चेंज क्या हो रहा है, डेटा सेट से, डेटा या डेटा सेट बोल सकते हैं हम लोग, डेटा सेट, ये दो ही चीज़ें चेंज हो रही है ना, डेटा और डेटा सेट ही चेंज है, बाकी कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं। तो ये यहाँ पे आपका ये जो डेटा प्रोवाइडर है, तो इससे क्या होता है, इट विल, देखो इट, ये बहुत, इट विल हेल्प यू टू डू डेटा पैरामीटराइजेशन, डेटा पैरामीटराइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये डेटा मतलब आपका मेथड एक ही होगा बट आप उसको डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ डेटा सेट से काम कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इट हेल्प्स टू बिल्ड डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क। आपको डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क रन करता है। ओके, इसके बाद डेटा ड्रिवन के बारे में और दो तीन चीज़ें पढ़ते हैं। ओके, इट इज़ यूज फॉर डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क, मेन यूज़ क्या है इसका, डेटा पैरामीटराइजेशन के, डेटा प्रोवाइडर यूज। ओके, आपको क्या करना पड़ता है, डेस्टिनेशन रिटर्न से 2D लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके ओके, वी कैन यूज सिंगल सेट। अभी आपको ये दोनों चीज़ें पता था, थोड़ी देर एक सेकंड दे दो। अभी इंटरव्यू क्या पूछता है पता है क्या, इंटरव्यू पूछता है ओके हैव यू यूज डेटा प्रोवाइडर, तो आप यस बोलोगे, फिर इसका और घुमा के बोलते हैं। अभी इंटरव्यू क्या बोलेगा पता है क्या, मान लो मेरे पास एक टेस्ट केस है और मेरे पास 10 सेट है, 10 रो ऑफ डेटा है, मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे आई विल यूज द डेटा प्रोवाइडर, राइट। याद रखना डेटा प्रोवाइडर कब आपको यूज़ करना है, अगर आपकी फंक्शनलिटी सेम है, बस आपका पैरामीटर अलग अलग है, आज का डेटा सेट अलग है, पहले इसके लिए फिर उसके लिए फिर इसके लिए, तो आप क्या करोगे, डेटा प्रोवाइडर यूज़ करोगे। तो इंटरव्यू बोलेगा
हाउ विल यू डू दैट, हाउ विल यू implement data provider, राइट, हाउ विल इम्प्लीमेंट डेटा प्रोवाइडर। तो आप उसको कैसे बोलोगे, आपको डेटा प्रोवाइडर कैसे इंप्लीमेंट करना है, सिंपल कोड है इसका भी। तो आपको क्या करना है, जो भी डेटा प्रोवाइडर करना है आप उसको नाम देना। मैं उसको कॉपी कर लेता, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। देखो डेटा प्रोवाइडर भी एक फीचर है, तो इसको आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, उसका एनोटेशन फाइल। तो डेटा प्रोवाइडर वाली फाइल है, तो आपको क्या करना पड़ता है, @डेटा प्रोवाइडर लेना पड़ता है। उसके बाद उस डेटा प्रोवाइडर का नाम देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है, क्योंकि यही नाम आप जो भी टेस्ट केस है उसके लिए पास करोगे। जैसे अगर मान लो मैंने जैसे बताया आपको, मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट डेटा है, यूज़र नेम 1 पासवर्ड, यूज़र नेम 2 पासवर्ड 2, यूज़र नेम 3 पासवर्ड, ऐसे मान लो। तो मैंने क्या किया वही किया, एक सेट लिया यूज़र नेम पासवर्ड 1, दूसरा सेट होगा यूज़र नेम यूज़र 2 पास 2, और तीसरा होगा यूज़र 3 पास 3। तो पहले क्या रन होते समय ये क्या लेगा, ये वाला सेट ऑफ डेटा लेगा, उसके लिए पूरा टेस्ट केस रन करेगा। फिर वो क्या करेगा, ये सेट ऑफ डेटा लेगा, फिर इसके लिए रन करेगा, वही टेस्ट केस इसके लिए रन करेगा। फिर वो क्या करेगा, ये सेट ऑफ डेटा लेगा और ये टेस्ट केस रन करेगा। वही कर रहे हैं ना हम लोग, लॉगिन में वही कर रहे थे ना बेसिकली। मैं क्या कर रहा था, मेरा काम एक ही था हर बार, बस मैं एक ही चीज़ कर रहा था, मैं यूज़र नेम और पासवर्ड चेंज कर रहा था, सॉरी यूज़र नेम और पासवर्ड की वैल्यू चेंज कर रहा था, बट मेरा फ्लो एक ही था। वही है देखो, मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड का ही चेंज, बाकी सब सेम है। तो हम लोग इसको रन करते हैं। याद रखना है आपको, आप डेटा प्रोवाइडर यूज़ करते हो तो उसका जो भी नाम होता है वो नाम आपको यहाँ पे देना ही पड़ता है, अदरवाइज वो कंसिडर नहीं करता। ओके, ये एक चीज़ हुआ। सेकंड चीज़, इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट, उसका फेवरेट क्वेश्चन है पेपर, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ डेटा प्रोवाइडर। तो आपका आंसर क्या है, एरे ऑब्जेक्ट। इसका डेटा प्रोवाइडर कर रहा है, एरे ऑब्जेक्ट है इसका डेटा टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे मैंने बताया, पहले आपको डेटा प्रोवाइडर देना पड़ता है, फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। याद रखो मैंने इसके बताया ये ऑब्जेक्ट है और एरे दिख रहा है, इसीलिए एरे ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग इसको रन करते हैं। मैं क्या करता है, टेम्पररी यहाँ पे ब्रेक पॉइंट डालता हूँ। तो पहले सेटअप के लिए इसके रन होगा, देखो देखा, पहले किसके लिए रन, यूज़र नेम यूज़र 1 पासवर्ड 1, ये सेटअप डेटा के लिए रन होगा। तो एज्यूम करो ये रन हो रहा है, देखो आया। अभी ये टेस्ट केस रन होने के बाद वो किसके लिए रन होगा, फिर दूसरा सेट ऑफ डेटा, मतलब सेम मेथड बट पैरामीटर अलग अलग रहेंगे, यूज़र नेम 2 यूज़र 2 पासवर्ड 2, राइट। फिर वो किसके लिए रन होगा, यूज़र 3 पास 3। बस आपका सब सेम है, बस आपका हर बार डेटा चेंज हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा। बरा तो उसने बताया भाई मैंने लॉगिन का जो मेथड है मैंने रन किया, किसके किसके लिए रन किया, देखो मैंने क्या किया, पहले यूज़र 1 पासवर्ड के लिए, फिर मैंने लॉगिन का ही किया यूज़र 1 पास 2, फिर मैंने लॉगिन का ही किया यूज़र 3 पास 3 के लिए किया। इसे बोलते हैं डेटा प्रोवाइडर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपका एक ही टेस्ट केस मल्टीपल सेट ऑफ डेटा के लिए रन हो सकता है, इससे ही डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क बोलते हैं बेसिकली। सबको समझ में आया। तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि इसका रिटर्न टाइप कौन सा है, इसका रिटर्न टाइप है एरे ऑब्जेक्ट। आप कैसे इसको कॉल करोगे, याद रखना है आपका जो भी डेटा प्रोवाइडर का नाम है वो आपका यहाँ पे आना ही चाहिए, नहीं आया तो आपका रन ही नहीं होगा। देखना है मैं यहाँ पे 1 लिखता, तो इस केस में क्या आएगा, इस केस में अगर ऑब्जेक्ट को नल आता है कुछ, तो देखता है 1 मिनट में आपको देखा था, या फिर एक्सेप्शन थ्रो करेगा। उसने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। क्यों एक्सेप्शन थ्रो किया, क्योंकि ये वो क्या कर रहा है पता है क्या, ये टेस्ट रन होने के लिए ये डेटा प्रोवाइडर 1 ले रहा है। डेटा प्रोवाइडर 1 है क्या कहीं पे, नहीं है, नहीं रन होगा, फिर एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ओके, ये भी फ़ायदा है इसका। और एक फ़ायदा क्या पता है, अगर मेरे पास कोई और एक टेस्ट केस है, मतलब और टेस्ट केस है, लॉगिन 1 नाम की एक मेथड है, उसके लिए भी मुझे यही मेक कर सकता हूँ। मतलब मेरा एक ही दूसरे टेस्ट केस के लिए मैं एक ही बार बनाऊंगा डेटा और उसके लिए भी कॉल करता हूँ। देखो अभी इसको रन करूँ तो क्या होगा, ये इसके लिए 3 बार होगा, इसके लिए 3 बार रन होगा, तो टोटल कितनी बार रन होगा, 6। मैं इसका रन करो, डिबग नहीं करो, देखो टोटल 6 बार रन होगा, बराबर। तब इसके कंसोल में जाते देखो, अगर ऑब्जर्व करो तो 6 टेस्ट केस रन हुआ। देखो लॉगिन 3 बार रन हुआ विद डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर, फिर लॉगिन 1 रन हुआ विद डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर। ओके, अब मैं इसको फिर रन करता हूँ,
इसकी जगह 2 लिखता। नाउ टेल में क्या होगा, ये 3 बार, ये 3 बार, 3 बार, क्योंकि सेम डेटा प्रोवाइडर है, तो 9 बार रन होगा विद डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर। एक मिनट को गड़बड़ किया मैंने। देखो 9 बार रन हुआ। देखो लॉगिन के लिए 3 डेटा लिया, फिर लॉगिन की, तो इसका जो मैंने बताया ना पर ये लास्ट पॉइंट था ना, बताने वाला था, वही था वो। वी कैन यूज अ सिंगल सेट ऑफ डेटा फॉर मल्टीपल डिफरेंट केसेस, वही किया ना। ओके, ये क्या करता है, 2D लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट देता है, मतलब 2D एरे ऑब्जेक्ट होता है। और इसमें पैरामीटर, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कितना डेटा, इस ये करली ब्रैकेट कितने डेटा है, 2 है, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इसका मैपिंग होता है, तो ये फर्स्ट फर्स्ट के लिए, सेकंड सेकंड के लिए ऐसा होता है। इसमें अगर आप 3 लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको सब में लिखना पड़ेगा। बस मैं यहाँ पे 2 ही पैरामीटर दे रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, वो तीसरा पैरामीटर लेगा ही नहीं। देखो रन करता हूँ इसको, ओके उसने क्या किया, उसने फटा एक्चुअली वो। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो क्या लिखा है, हैज़ नो पैरामीटर, मतलब कैसे क्या है, मेरे पास 3 पैरामीटर है लेकिन मैंने यूज़ ही नहीं किया, तो आपको उतना पैरामीटर यूज़ भी करने पड़ते हैं, राइट। ये बहुत, इसका मैपिंग इंपॉर्टेंट है बहुत। और आप लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग एक्स, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा ये, क्योंकि मेरे पास 3 पैरामीटर, तो 3 आर्गूमेंट्स होने चाहिए आपके। तो अब ये रन हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, इस वजह से चलेगा। देखो मेरा भी डेटा प्रोवाइडर भी होगा, ठीक है, डेटा प्रोवाइडर समझ में है सबको। उसके बाद वाला छोटा लास्ट टॉपिक है ग्रुपिंग वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे का लॉजिक ये है, अगर मान लो आपके पास एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में 1000 टेस्ट केसेस है, तो ये टेस्ट केसेस जो होते हैं, कुछ टेस्ट केसेस ऐसे होते हैं कि जो स्मोक के लिए क्राइटेरिया किया जाता है, कुछ सैनिटी के लिए किया जाता है, कुछ फंक्शनल के लिए किया जाता है, और कुछ टेस्ट केसेस जो होते हैं वो दोनों के लिए होते हैं, और स्मोक में भी कंसिडर करते हैं और रिग्रेशन में या किस में सैनिटी में भी कंसिडर करते हैं, राइट। तो अगर मान लो मेरे पास 1000 टेस्ट केस मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, राइट, तो मुझे इसका ग्रुपिंग करना है, मतलब अभी मान लो ये 1000 टेस्ट केस हैं, मुझे इसमें से बस सैनिटी टेस्ट केस ही रन करना है, या फिर स्मोकी करना है, या फिर कोई 2 करना है, राइट। तब उसको कैसे यूज़ करोगे, तो इंट्रो ऐसा पूछ सकेगा, तो आप क्या बोलोगे, देन आई विल यूज़ अ ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग का क्या फ़ायदा है, तो इसका एक फीचर मैं आपको बताता हूँ। तो मैं सिर्फ, मेरे पास जो भी टेस्ट केस है, जैसे मैंने दिखा मेरे पास 1000 टेस्ट केस है, जो उसका 10% स्मोक होगा, 10% सैनिटी होगा, 800 कुछ तो रिग्रेशन होगा, 400 इंटेंशन में तो कंबाइन वाला था। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, देखो एज्यूम यू आर 1000 टेस्ट केसेस एंड आई वांट टू एग्जीक्यूट ओनली सैनिटी टेस्ट केसेस, तो 1000 में से सैनिटी में से 100 ही हो गए, तो उसको कैसे मैनेज करेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, आई विल यूज द ग्रुप्स। तो ग्रुपिंग क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको टेस्ट केस जब लिखते हो ना, उसके बगल में आपको लिखना पड़ता है ये कौन से किसके बिना। अभी मैं इसको निकाल देता हूँ, इसका ज़रूरत नहीं है। देखो मान लो कि ये मेरा ग्रुप्स है, ये ग्रुप्स नाम का टैग है, इक्वल टू, मैं लिखता दिस इज सैनिटी, ओके। मान लो ये जो टेस्ट केस है वो सैनिटी को बिलोंग करती है, मान लो ये मेरा टेस्ट केस है, ये सैनिटी को बिलोंग करता है और स्मोक को भी बिलोंग करता है, ओके। मान लो ये मेरा जो तीसरा टेस्ट केस है, ये बिलोंग करता है ओनली फंक्शनल के लिए, ओके। अभी एज्यूम करना है आपको, मैं यहाँ पे TC1 लिखता हूँ, बस TC लॉगिन 2 लिखता, इसका 1 लिखता,
इसका मैं लॉगिन लिखता हूँ। ओके, जैसे मैंने बताया मेरे पास इतने टेस्ट केसेस हैं। मुझे क्या करना है, इसमें से ओनली सैनिटी टेस्ट केस रन होना चाहिए। तो सैनिटी के लिए कौन से होते हैं, ये टेस्ट केस और ये टेस्ट केस में दोनों में सैनिटी है, तो सैनिटी रन होना चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा आपको टेस्ट केस लिखते समय यहाँ पे उसका बताना पड़ेगा ये किसके लिए बिलोंग करता है, ये किसके लिए बिलोंग करना पड़ता है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक टेस्ट एनजी क्लास करना पड़ेगा। तो राइट क्लिक करो, ओके, जैसे मैंने बताया कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी लिखो, फिनिश करो। ओके ओके, नहीं क्या इसको नाम देता हूँ, एक मिनट होल्ड, वैसा कुछ अलग नाम देता हूँ, टेस्ट एनजी लिखना है। उसके बाद यहाँ पे मैं ग्रुप्स लिखता हूँ, वो बेटर रहेगा, ग्रुप्स। तो मेरा एक फाइल बन गया, राइट। अभी मैं क्या करूँगा, इसमें मैं ग्रुप नाम डाल दूँगा। देखो मैं अभी क्या करता हूँ, मुझे कौन सा ग्रुप रन करना है, तो जैसे तुम्हें आप लोगों को ऐसा करना, कहाँ पे करना है देखो, ये सूट के बाद लिखना पड़ता है, यहाँ पे जहाँ पे टेस्ट होता है उससे पहले ये छोटा सा पार्ट लिखना पड़ता है। कब लिखना है, देखो टेस्ट के बाद, जो थ्रेड काउंट लिखा ना उससे बाद। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे दो चीज़ होती है, इंक्लूड और एक्सक्लूड नाम की चीज़ है। इंक्लूड मतलब क्या होता है, तो ओनली स्मोक टेस्ट केस में लिख दो। नाउ इस केस में अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो जिसका भी टेस्ट केस का नाम ग्रुप स्मोक है वो रन हो जाएगा। जैसे इस केस में स्मोक किसका किसका है, बस एक ही का ना स्मोक है, बस आपका ये लॉग इन वो नहीं रन हो जाएगा। देखो रन करते हैं इसको, मैं देखते हैं क्या आउटपुट आता है। बस एक ही टेस्ट केस रन हुआ, और एरर क्यों है इसको, एक सेकंड। ओह इसका ये निकालना था, इसकी वजह से है। देखो इसका एक ही टेस्ट केस हुआ, कौन सा, लॉगिन वन। क्यों, क्योंकि लॉगिन वन के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था, स्मोक लिखा था। तो स्मोक कहाँ, कौन सा टेस्ट केस लिए स्मोक के लिए, देखो अरे यार स्मोक सिर्फ एक के लिए है, तो लॉगिन वन ही रन हुआ। ना मैं क्या करता, इसको चेंज करके सैनिटी करता, मुझे ना ये सभी सैनिटी रन करना है, सैनिटी करना है। तो मैं क्या करूँ, मैंने सिर्फ नाम चेंज किया सैनिटी। तो अभी क्या होगा, सैनिटी कौन से टेस्ट केस के लिए सैनिटी है, देखो तो पहला टेस्ट केस और ये दूसरा टेस्ट केस, तो इन दोनों के लिए ये दो टेस्ट केस रन हो जाएंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है आपके पास टेस्ट सूट होता है, आपको बायफर्गेशन करना पड़ता है। देखो टू टेस्ट केस हुए, एक मिनट उसमें मैंने फिर से वो गलती की होगी, वो निकालनी होगा। ठीक है मैं इसको निकाल देता हूँ। देखो मैंने इसको रन किया तो दो टेस्ट केस पास हुए, पहले लॉगिन और लॉगिन वन, बरो ना, पहले लॉगिन हुआ फिर लॉगिन हुआ। क्यों, जिसका भी ग्रुप सैनिटी वो सब रन हुआ है। अभी मुझे क्या करना है बताएगा, जिसका भी ग्रुप सैनिटी नहीं वो रन नहीं करना, क्या कर रहा है बोल रहा हूँ मैं, वो रन नहीं करना है, वो रन नहीं करना। तो मैं यहाँ पे जहाँ पे देखो यहाँ पे इंक्लूड लिखा हूँ ना, वो उसकी जगह मैं एक्सक्लूड लिखूँगा। तो अभी इसका फ़ायदा क्या होता है, बता क्यों होता है। अगर मान लो आपके पास 100 टेस्ट केसेस हैं, और मैंने बोला मुझे ये दो टेस्ट केस रन नहीं करने, बाकी सारे रन करना है, तो आप क्या करोगे, वो 98 का बनाओगे, 98 के लिए इंक्लूड इंक्लूड बरो करोगे क्या, नहीं मैं क्या करूँगा, बस उस दो के लिए ना बोल दो, तो बाकी ऑटोमेटिकली रन हो जाएंगे। तो इसीलिए एक्सक्लूड हुआ है। तो इस केस में क्या होगा, एक्सक्लूड सैनिटी मतलब क्या, जिसका भी सैनिटी नहीं है, ग्रुप में सैनिटी नहीं वो रन हो जाए। जबकि सैनिटी किसमें, इसमें है और इसमें, तो ये दो टेस्ट केस रन नहीं होगा, अभी सिर्फ ये टेस्ट केस रन होगा, देखना है। तो टेक लॉगिन टू आंसर आना चाहिए आपका, बस आपका लॉगिन टू ही रन हुआ, देखो एक ही टेस्ट केस रन हुआ। याद रखो हमेशा, इसका सिंटेक्स कैसे होता है, आपको टेस्ट केस का एट टेस्ट लिखना, उसके बगल में आपको ग्रुप्स लिखना है, ग्रुप नहीं ग्रुप्स लिखना है सारा स्मॉल में, और एक हमेशा कर्ली ब्रैकेट में होता है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं एरे की तरह चल देगा, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स है तो दो चलेगा, आप इसमें तीन मल्टीपल भी डाल सकते हो। समझ में आया सबको, ग्रुपिंग समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंटर आपको ये भी पूछ सकता है, आप इसका कैसे कर सकते हैं, इन्वोकेशन काउंट वाला, सॉरी ग्रुपिंग वाला। ठीक है, मैंने डेटा प्रोवाइड भी लिया, इन्वोकेशन काउंट भी लिया, पैरामीटर भी ले लिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं।